ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जहां पर कुल 17,591 छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया। पीएम मोदी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एमजी रामचंद्रन की तारीफ करते हुए बोले कि उन्होंने समाज के हर तबके के लिए काम किया। तमिल लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पूरे मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी बदलाव कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों की संख्या 24,000 बढ़ाई गई है, जिनमें से 2014 की तुलना में 80% की बढ़ोतरी की गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि कोरोना संकट दुनिया के लिए एक झटके की तरह आया, लेकिन इस संकट के समय में भारत ने दुनिया के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के गुलमर्ग से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। पीएम ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि ये देश का मान सम्मान और ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने का अवसर भी है। पीएम मोदी ने कहा कि गुलमर्ग में हो रहे खेल बताते हैं कि जम्मू कश्मीर शांति की बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में भी 2 खेलो इंडिया सेंटर्स से लोगों को फायदा होगा। इससे जम्मू कश्मीर का पर्यटन भी बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल और केरल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिनमें से चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान संभव है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 2 साल पहले 26 फरवरी साल 2019 को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में आतंकियों के कैंपों को तबाह किया था। 14 फरवरी साल 2019 को पुलवामा में हुए हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के मिशन को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बंदर का नाम दिया था, जो कि एक सीक्रेट मिशन था। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के करीब 300 आतंकी मारे गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बालाकोट हमले की सफलता आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ शक्ति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 93वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। आपको बता दें कि आज युवा किसान दिवस मना रही हैं। इस मौके पर युवा किसान भारतीय किसान यूनियन के सभी मंचों का संचालन कर रहा है। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्रालय का घेराव करने की भी कोशिश की। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से खड़ी फसल को नष्ट ना करने की अपील की। चढ़ूनी ने कहा, किसान अपनी खड़ी फसल को ना बहाएं, ये फसल कड़ी मेहनत के साथ तैयार की जाती है। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से नेताओं का विरोध करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, जहां भी जाओ नेताओं का विरोध करो, लेकिन शांतिप्रिय ढंग से विरोध करना। वहीं चढ़ूनी ने कहा कि अब हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायतों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, अब देश के अन्य इलाकों में महापंचायत की जाएगी, ताकि वहां के किसानों को भी जागरूक किया जा सके। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने के लिए कहा। तोमर ने साथ ही कहा, लोकतंत्र में सरकार कभी ऐसा कानून बनाने की हिम्मत नहीं करती जो किसानों को नुकसान पहुंचाए। तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरे तरीके से संवेदनशील है। कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार ने किसानों के सामने संशोधन के कई प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन किसानों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम फिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नेता हमारे प्रस्तावों का जवाब तो दे।
इसी के साथ तोमर ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के लागू करने पर रोक लगा रखी है और समाधान तलाशने के लिए समिति भी बनाई गई है। ऐसे में हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। महंगे पेट्रोल, डीजल, ई-वे बिल और जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने अखिल भारतीय संगठन कैट के राष्ट्रव्यापी बंद का किया। कैट का दावा है कि भारत बंद में 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों के 8 करोड़ व्यापारी शामिल होंगे। व्यापारियों का कहना है कि भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक 8 बजे तक चलेगा। इस बीच कैट ने दावा किया कि व्यापारी जीएसटी के कठोर प्रावधानों को खत्म करने को लेकर मांग को लेकर भी देश भर में 1500 जगहों पर धरना देंगे। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों के संगठन ने भी भारत बंद का समर्थन किया और देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं गुरुग्राम में व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल का कोई खासा असर नहीं दिखा। गुरुग्राम में बाजार रोजाना की तरह खुले रहे। आपको बता दें कि व्यापारियों ने जीएसटी और ट्रांसपोर्टर ने तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए भी भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं यमुनानगर में भारत बंद का असर देखने को मिला, जहां व्यापारियों के आह्वान पर दुकानदारों ने बाजार बंद रखा। वहीं प्रशासन की ओर से भी पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिले। गुजरात के नगर निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंचे, जहां पर केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं और नवनिर्वाचित पार्षदों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की नई गाइडलाइंस पर खड़े हो रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतिक्रिया दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। सरकार सिर्फ स्टेक होल्डर को एक समान अधिकार देना चाहती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने नियमों का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया। जावड़ेकर ने कहा, प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जगह नए नियमों की प्रशंसा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं किया है। हम तो सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म को खुद ही बताना होगा कि फिल्म किस कैटेगरी की है। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों पर कुछ भी कहना एक धर्म संकट की तरह है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर करों को कम करने के लिए आपस में बात करनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने साथ ही ये भी कहा कि ये तथ्य छिपा नहीं है कि पेट्रोल डीजल में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को राजस्व मिलता है। वित्त मंत्री ने साथ ही ये भी सहमति जताते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं पर बोझ को कम किया जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साइकिल से विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले बजट सत्र के दौरान भी तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से पहुंचे थे, लेकिन उन्हें विधानमंडल गेट पर ही रोक दिया गया था। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी कार बरामद होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पूरा शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। वहीं मुंबई पुलिस जगह जगह नाकेबंदी लगाकर चेकिंग अभियान भी चला रही है। गौरतलब है कि गुरुवार शाम मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार में 20 जिलेटिन की रॉड मिली थी। इस हाई प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित एंटीलिया से महज 200 मीटर की दूरी पर जिलेटिन विस्फोटक से भरी गाड़ी के मिलने से सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं जिलेटिन रॉड मिलने के बाद से इस मामले में आतंकी एंगल से जांच करने के लिए भी एटीएस की टीम भी जुट चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार नीरव मोदी को ब्रिटिश कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से ये उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 12,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी नीरव मोदी जल्द ही भारत आ सकता है। भारत पहुंचने के बाद नीरव मोदी को मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, लेकिन ब्रिटिश कानूनों के अनुसार नीरव के भारत आने में अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी के पास अभी भी कई विकल्प हैं।
नीरव मोदी के पास कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प अभी भी बाकी है। ऐसे में भगोड़े कारोबारी के अभी तुरंत भारत आने की उम्मीदें कम है। अहमदाबाद में पीएम मोदी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा, जब कोई कहता है कि मोदी स्टेडियम का पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था तो वो झूठ बोलता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उत्तर और दक्षिण भारत वाले बयान का प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बचाव किया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे किसी को ठेस पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी न्यूट्रल है और भारत को एक रूप में देखते हैं। वाड्रा ने साथ ही कहा कि सरकार के पक्ष में नहीं बोलने के चलते उन्हें एंटी नेशनल ही कहा जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 27 फरवरी से 1 मार्च तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। भारतीय रेलवे के पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाने पर सफाई दी गई है। रेल मंत्रालय के बयान के अनुसार कोरोना से कुछ राज्यों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे में रेल के किराए में वृद्धि गैर जरूरी यात्रा को रोकने के लिए भी काम आएगी। रेलवे ने अपने बयान में कहा कि किराए में हल्की बढ़ोतरी रेलवे में भीड़ को कम करने के मकसद से की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे ने कम दूरी के सफर पर किराया बढ़ा दिया। बढ़ा हुआ किराया 30 से 40 किलोमीटर दूरी तय करने वाले पैसेंजर्स पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला रियासी में बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार होने वाला है। अत्याधुनिक धातुओं से तैयार हो रहे इस ब्रिज को लेकर जम्मू कश्मीर के युवाओं में काफी खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर के युवाओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे का जाल पड़ने से विकास जरूर जम्मू कश्मीर में होगा। फिलहाल आर्च का काम मुकम्मल हो चुका है और अब ट्रैक पड़ना बाकी है। एलएसी पर कम होते तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच गुरुवार को करीब 1.5 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, जहां दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख से लगते एलएसी के हालात और भारत चीन से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक एस जयशंकर ने चीनी विदेशी मंत्री ने भी कहा कि सबसे पहले टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे किया जाना जरूरी है, जिससे सीमा पर दूसरे क्षेत्रों में भी तनाव कम किया जाएगा। एंटी लव जिहाद कानून को विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद से भी पास करा लिया गया है। समाजवादी पार्टी के भरे हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधान परिषद में भी इस विधेयक को ध्वनिमत से पास किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर है। अखिलेश यादव ने बाबतपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आते ही जनता के बीच रखे संकल्प पत्र को भूल गई है। झांसी के नवाबाबाद में एक युवक का वीडियो सामने आया। वीडियो में युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। आगरा में टेडी बगिया 100 फूटा रोड पर फास्ट फूड और फोटोग्राफर के बीच पैसों के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई। वहीं ग्रामीणों ने भी झगड़े का फायदा उठाया। इस मामले में जो वीडियो बनाई गई वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मुजफ्फरनगर के बिलासपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप मृतक के मामा पर लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में गुनारा गांव में अचानक छप्पर में आग लगने से 10 साल की किशोरी की जलकर मौत हो गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। फिरोजाबाद के पूरा गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से लगने से युवक की मौत हो गई। वहीं घटना से ग्रामीणों के सिरसागंज करहल मार्ग पर जाम लगा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर घर भेजा और जाम खुलवाया। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।
राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। घोड़ा बग्गी पर बाइक और गैस सिलेंडर सिर पर रखकर अर्धनग्न होकर जिला अधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। मऊ के रहने वाले भारतीय सेना के जवान गणेश यादव आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वहीं वीर जवान के शहीद की जानकारी के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम के साथ आर्थिक अपराध शाखा ने काफी चर्चा में चल रहे 3500 करोड़ के बाइक वोट घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ हिंदी न्यूज चैनल के मालिक बीएन तिवारी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 1 साल पहले हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब केंद्रीय संसदीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ई विधानसभा करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना के एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए मामले सामने आए। पिछले 1 महीने से कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार 1 मार्च से फिर से सख्ती करने जा रही है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहले वाले से भी बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने कहा कि लोग लापरवाही ना बरतें, कोरोना को लेकर जरूरी गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर किसानों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल आरटीए विभाग ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक बस का कागजात पूरे ना होने के कारण चालान काट दिए, जिसके बाद किसान हंगामा करने लगे। किसानों के हंगामे की वजह से भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। वहीं इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि जिस बस का आरटीए ने चालान किया है वो बस सिंगू बॉर्डर आंदोलन कर रहे किसानों को लेने जा रही थी। भिवानी सीआईए एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने संपत नेहरा और काला जुठेड़ी गैंग के 3 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। ये शार्प शूटर क्या बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने बताया कि ये तीनों शार्प शूटर बीते 6 फरवरी को राजस्थान में गैंगस्टर प्रदीप और 2 ग्रामीणों समेत 4 लोगों की हत्या के बाद फरार थे। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि इन शार्प शूटरों पर पहले से ही नाम घोषित किया गया था। तीनों के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 तुनाली और 79 कारतूस के साथ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉक टॉकी भी बरामद किए गए हैं। फतेहाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों और कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मंत्री परमजीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, कांग्रेस संसद से सड़क तक जनता की आवाज उठा रही है। बल्लभगढ़ में दुकानों के सामने सड़क पर अवैध रूप से रेहड़ी लगाने वाले दुकानदारों में मार्केट एसोसिएशन परेशान है। इसी को लेकर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अतिक्रमण को हटवाने की भी मांग की। वहीं शिकायत मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया कि किसी भी सूरत में अवैध उगाही नहीं होने दी जाएगी। किसान संगठनों ने सिरसा के जनता भवन में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के कार्यक्रम के विरोध में करने के लिए रणनीति बनाई है। किसान संगठनों ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। पानीपत के छाजपुर में बिजली विभाग और ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। आरोप है बिजली काटने की परमिट दिए जाने के बाद भी सप्लाई चालू कर दी गई, जिसके बाद कर्मचारी की मौत हो गई। नांगल चौधरी के निजामपुर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार एक बोलेरो कार पलट गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दरअसल सोहाना के कैनरा बैंक में सुरंग बनाकर चोर दाखिल हो गए। हालांकि चोर लॉकर नहीं तोड़ पाए, लिहाजा बड़ी वारदात होने से बच गई और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है।
भिवानी में नशा तस्करों के हौसले बुलंद है। दरअसल पुलिस ने नशा तस्करों को रोकने के लिए कोशिश की तो तस्करों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक तस्कर घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने तस्करों को काबू पा लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पलवल के अहरवा गांव में एक नवविवाहित महिला ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के बाद मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति समेत 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दहेज हत्या और मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है और मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। ओल्ड फरीदाबाद में देर रात एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला और जांच शुरू कर दी है। घरौंडा के कुटेर गांव में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक युवक बीती रात करीब 2 बजे फेसबुक पर लाइव हुआ और उस दौरान शराब के नशे में था और अब पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट चुकी है। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।